अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं और आज खास तौर पर हमें व्यू पॉइंट में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, खुद को आम शहरी कहते हैं लेकिन बहुत ख़ास हैं, आरिफ हमीद भट्टी साहब। भट्टी साहब को भी मैं खुशामदीद कहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा ज़रा बता दें कि आज हुआ क्या है मुल्क में, क्या अहम ख़बरें। एक तो जनाब इमरान खान साहब ने आज लाहौर का दौरा किया, यहाँ पर उनकी यहाँ मुलाकातें हुई हैं वज़ीर आला पंजाब से भी और अपने पार्टी अरकान से भी ख़ास हिदायत उन्होंने जारी की हैं। और एक अहम बात उन्होंने की है कि 6 से 8 हफ्तों में इलेक्शंस का बिगल बज सकता है, तो कारकुनान तैयार रहें। ये जो उनका टाइम पीरियड है ये क्या इंडिकेट करता है, इसके हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ PTI ने एक अहम महाज नया खोला है और वो ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया है। क्या उससे कोई नतीजा निकलेगा? जो ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आना है, क्या ये उस पर असरअंदाज होने की कोशिश है या इसके वाक़यात जो हैं कुछ और हैं इसके मुहर्रिकात। और कुछ बात करेंगे कि मुल्क में जो सैलाबी सूरत हाल है उसमें क्या वजह है कि हमें हुकूमती रिस्पॉन्स उस तरह से नज़र नहीं आ रहा, हुकूमत की आखिर तरजीहात क्या हैं। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज भट्टी साहब मौजूद हैं तो मौके का फ़ायदा उठाएंगे। भट्टी साहब से ही पहले बात करना शुरू करूँगी। भट्टी साहब शुक्रिया आपका। भट्टी साहब, आज इमरान खान साहब लाहौर आए हुए हैं, उन्होंने ये 6 से 8 हफ्तों की बात की है कि तैयार हैं। आपको क्या लग रहा है ये इलेक्शन कब हो सकते हैं और क्या ये पंजाब हुकूमत संभालने के बाद थोड़ा अभी टाइम लेंगे? इसका मतलब लेना चाह रहे हैं, असेंबली चलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, मेरी छुट्टी थी, इमरान साहब ने हुक्म कहा तो हमने तो गुलामी किया, नौकरी तो की नहीं, तो नौकर की तो नखरा की, मैं हाज़िर हो गया। आज मैंने देखा कि वज़ीर आला इमरान खान साहब जब उधर बैठे हैं 8 क्लब में, साथ उनके परवेज़ लाई साहब भी थे और मोहन साहिब भी थे। मेरी समझ से बाहर है, ये फरमा रहे हैं कि 2 से 6 से 8 महीने और मेरी नहायत हफ्ते मैं माफ़ी चाहता हूँ। एक तो ये कह रहे हैं कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन को नहीं तस्लीम करते, उसके नीचे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उसके जाने के 2 आईनी तरीके हैं, एक वो खुद रिज़ाइन दे दे तो वो नहीं दे रहे, दूसरा जुडिशल कमीशन में 5-6 महीने पहले तक कोई फैसला हो नहीं सकता बादी नज़र में जो है। दूसरा, मैंने आज जब इन्होंने इमरान खान साहब ने, वज़ीर आला पंजाब ने, इमरान खान साहब ने कहा वो कि 6 से 8 हफ्ते, तो मैंने नून लीग के शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीबी 2-3 लोगों से बात की। उन्होंने कहा जी हम तो 100% मुद्दत पूरी करेंगे। अच्छा, ये मुमकिन ही नहीं। हमने मुश्किल फ़ैसले लेने थे जो महंगाई के ले लिए, तो जब हमने 20 दिन पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई गई तो हमें यकीन दिलाया गएगा। और दूसरा, उन्होंने कहा कि इमरान खान अब खुद इलेक्शन नहीं चाहते। मैं समझा नहीं, कहता उन्होंने इस असम्बली में इमरान खान अब जो मर्जी कर ले, वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। मैं क्या 2 नंबर का फ़र्क है, तो आप कैसे कहते हैं नहीं बन सकते? आपके पास 2 वोट ज़्यादा हैं, एक सालिक साहब का और तारक बशीर चीमे का। तो उस पर उन्होंने कहा नहीं, उनके कुछ लोग 10-12 लोग हमारे साथ हैं, मनरफ राजा रियाद वगैरह। दूसरा, हमने 11 लोगों के रिज़ाइन कबूल कर लिए हैं। अब इन्हें हुकूमत बनाने के लिए इमरान खान को वज़ीर आज़म इस असम्बली में पीपल्स पार्टी या नून लीग से इत्तेहाद करना होगा। और मुझे नहीं लगता ये इमरान साहब रहनुमाई करेंगे कि इमरान खान वज़ीर आज़म बने और आसफ अली जरदारी सदर बने। इज इट पॉसिबल सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्टी साहब, सियासत की मौत करने वाली बात नहीं होगी। भट्टी साहब ने 2 दिन बड़ी अहम बातें की हैं। एक तो आपने गौर नहीं किया, भट्टी साहब ने 2 दफ़ा इमरान खान साहब के लिए वज़ीर आला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उसकी वजह वो मैं वजह बताता हूँ आपको। स्लिप ऑफ टंग नहीं स्लिप ऑफ टंग, सॉरी, वो मैं नहीं यार, क्योंकि वो चेयर मैं यही अब मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब वैसे तो बड़ी असूल, ज़ाब्ते और कानून की बात करते हैं। आज वो किस हैसियत से वज़ीर आला के ऑफिस में, जो वज़ीर आला की चेयर है उस पे टेबल के उस तरफ बैठे थे ऑफिशियली? मुझे आप बताएं, जब वो वज़ीर आज़म होते तो आके उस बुज़दार साहब के सामने इसी तरह बैठते थे। चले उस वक्त ये था कि वज़ीर आज़म आईनी लिहाज से भी वज़ीर आला से बेहतर, वैसे तो अखलाकी तौर पे उस वक्त भी नहीं बैठना चाहिए, लेकिन चलें क्योंकि वज़ीर आज़म थे बैठ गए। अब तो वो कुछ भी नहीं है। अमलन देखा जाए तो वो उनके बकौल तो वो रिजाइन कर चुके हैं। साहब ने इज्जत दी है, बात उनका भी चल रहा है ऐलान। तो अगर परवेज़ लाई को अल्लाह ने इज्जत दी है, वो क्यों नहीं कबूल करते? अल्लाह ने उन्हें वज़ीर आला बना दिया, मान जाए थोड़ी देर के लिए। वो यही समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब का भी उसमें नहीं, इमरान खान साहब, परवेज़ लाई साहब ने उन्हें इज्जत दी है, तो इमरान खान साहब तो इज्जत देते और कहते नहीं आइए आपको अल्लाह ने इज्जत दी है और मैंने भी इसमें कोशिश की, बैठे मैं सामने बैठता हूँ। बहरहाल
मैं भट्टी साहब के साथ इस बात पे 100% मुत्तफिक हूँ। नहीं मेरी स्लिप ऑफ टंग हुई हाँ है, जी, माफी चले चाहता हूँ। चले चले मैं वैसे ये मेरे पता साथ- नहीं चलता भट्टी साहब की कब स्लिप ऑफ टंग होती है, कब ये शरारत से मैं कहते हैं। दरअसल मैं एक सर इमरान सर साहब सर अक्सर खान साहब फरमाते हैं मदीने की रियासत, तो मुझे याद आ गया मदीने की रियासत ना हम आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका की खाक के बराबर भी नहीं है। तो हजरत उमर फारूक पर एक उनके साथ एक वो गैर मुस्लिम का खंजर का मसला हो गया कि ये मेरा है, वो कहते हैं मेरा है। वो वक्त के कादी के पास तशरीफ़ ले गए हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, तो कादी उन्हें देख के खड़े हो गए। अच्छा, उस यहूदी ने इतराज़ नहीं किया, वो कोई गैर मुस्लिम, उन्होंने इतराज़ नहीं किया। तो उमर फारूक ने कहा ये तो इंसाफ कर ही नहीं सकते, कर सकता है। ये तो मुझे देख के खड़ा हो गया, तो बिल्कुल ये इंसाफ क्या करेगा, इनसे इंसाफ उसने नहीं किया। आपने कहा कौन कर सकता, उन्होंने कहा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके पास लेके गए। आपने फरमाया आपका इसका कोई विटनेस है, उन्होंने कहा मेरा बेटा है। उन्होंने कहा तेरे बेटे की गवाही तो मैं नहीं मानता। मुख्तसर ये कि उन्होंने उसके हक में फैसला दे दिया जो गैर मुस्लिम था, तो वो मुसलमान हो गया। तो मदीने की रियासत में तो मेरा ख्याल है कि ऊपर से सुना है आज एक पहला हुक्म हुआ है कि एंटी करप्शन को कि 2 करप्ट तरीन लोगों के केस खत्म किए जाए। अब वो ये माफी चाहता हूं, मैंने आपका टाइम लिया, मुझे यकीन आप नहीं दोनों बात का ही आप टाइम मुझसे है। मैं बताता हूँ भट्टी साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने छुट्टी वाले दिन भी हमारी रिक्वेस्ट पे, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की और आपने मान लिया, तो हमने तो सारा टाइम आपको देने के लिए ही आज यहाँ बुलाया, हम तो आपकी बातें सुनना चाहते हैं। दूसरी बात जो भट्टी साहब ने ये बात की है ना, इसमें भी सुन लें। जिस दो करप्ट लोगों के बारे में कहा गया एंटी करप्शन को कि किसका जनाब ये केस सुन रहे करें, थे? सुन लें उसमें एक बात और समझ लें। डेरा गाजी खान में डायरेक्टर एंटी करप्शन जो हैं वो एक 19वें ग्रेड की सीट है, और उसमें कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हुए 17वें ग्रेड के एक अफसर जिसका नाम काशिफ बताया जाता है, उसको डायरेक्टर का चार्ज दे दिया गया। अच्छा। अब इतने जूनियर अफसर को, और जो रेगुलर मुलाजिम भी नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे है, उसको अगर डेरा गाजी खान में डायरेक्टर एंटी करप्शन का चार्ज दे दिया गया है, तो फिर आप समझ जाएंगे डेरा गाजी खान में कौन से ऐसे लोग हैं। आज आप लोग फुल लोडेड हो गए हैं, मुझे ये अंदाजा तो भाई मैं वैसे रस्मन बात करो, मैं तो वैसे ही थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इतनी बड़ी पर्सनालिटियों में। मुझे भी बीच में रगड़ दिया है नहीं भट्टी नहीं साहब। नहीं, तो इसलिए ये जो चीज़ है ना, भट्टी साहब ने जो बातें की हैं, और इसमें एक और चीज़ बड़ी अहम है जो मेरे नज़दीक है कि देखें, जो आपने बात की थी ना असम्बलियाँ टूटने की और इलेक्शन की, उसमें जज्बाती तौर पे तो लोग ये कहते हैं कि जनाब असम्बली तोड़ दें और फौरी इलेक्शन पे चले जाएं, लेकिन पंजाब की हुकूमत को तोड़ना, पंजाब की असम्बली को तोड़ना कोई इतनी आसान बात नहीं है। देखिए, हुकूमत पंजाब में रहते हुए पीटीआई जो गोल हासिल कर सकती है, और चौधरी परवेज लाई के ज़रिए से इलेक्टेबल्स को अपने साथ मिलाया जा सकता है, महालफिन को तंग किया जा सकता है, अपने हलकों में तरक्याती काम करवाए जा सकते हैं, तो अपनी होम ग्राउंड के तौर पे इन्हें बेहतर किया जा सकता है। इसलिए वो जितना टाइम गेन कर सकेंगे वो ज़रूर करेंगे। लेकिन ये भट्टी साहब ने जो कहा है ना कि लहू गरमाने के लिए, तो ऐसे ही है कि अपने लोगों को करने के लिए, जैसे उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को कहा कि आप 15 दिन में तंजीम साजी मुकम्मल कर लें, वो माहौल एक ऐसे ही रखना चाहते हैं कि अभी आए लेकिन आप दोनों की बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन भट्टी साहब क्या सियासी तौर पर उन्हें ये सूट करता है कि जब वो मकबूलियत में इस वक्त उरूज पर हैं, तो वो तो जाएंगे कि फॉरेन इलेक्शन हो ताकि वो ज्यादा मेजोरिटी से आए, ना कि वो उसको लिंगर ऑन करें कि कुछ ऐसा हो जाए कि उनकी मेजोरिटी कम हो सके। समीना, कुछ ख्वाहिशें होती हैं, कुछ जिद होती है, कुछ अना होती है, लेकिन कुछ आइन और कानून होता है। पीडीएम या आपको याद होगा कि जोर लगाती रही ये असम्बली हराम है, इसमें नहीं बैठना, इलेक्शन कराए। तो इमरान खान साहब का आईनी हक था, उन्होंने इलेक्शन नहीं कराए क्योंकि 5 साल के लिए किया। अब इमरान खान का मुतालबा करना जायज़ है, इस असम्बली के पास अक्सरियत नहीं है, 14 जमातों का चूचू का मुरब्बा है, लेकिन इलेक्शन कराना उनका आईनी कानूनी हक है। इनके इमरान खान साहब के अपने रास्ते में रुकावट इनके मुतालबात हैं। ईवीएम ये नहीं हो सकता, ओवरसीज नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने चंद रोज पहले कहा 7 माह से पहले मैं इलेक्शन ही नहीं करा सकता। बादियुल नज़र में अगर ताकतवर हल्के बैठ के कोई फैसला कर दे तो उसका मुझे नहीं पता। इमरान खान को हो सकता है कुछ लोअर आजकल र्यूमर चल रही कुछ कॉम्प्रोमाइज करें, नहीं तो नून लीग क्यों करेगी। अब देखे ना, मुश्किल फैसले उसने सब कर लिए, मुश्किल फैसले, महंगाई, पेट्रोल, बिजली, गैस,
43% महंगाई पाकिस्तान की तरक्की हो गई। तो जो नून लीग वाले कह रहे हैं वो कह रहे हैं जी हम 23 तक जाएंगे और हमारी बात है। और दूसरा असल जो नवंबर में था वो ऑलमोस्ट मामला तय हो गया जो नवंबर में होना था। वो सुना कि स्वेटर सूटर पूरे आ गए हैं दोनों को। और वैसे भी अब खान साहब भी अगर 6 से 8 हफ्तों की बात करें तो उसका मतलब है फिर बात तो नवंबर से आगे ही जाएगी इंतखाबात की, क्योंकि देखिए ना अगर अभी 6-8 हफ्तों बाद इलेक्शन अनाउंस होते भी हैं तो मैक्सिमम कितनी जल्दी हो सकते हैं इमरान साहब? नवंबर दिसंबर तो गुजर ही जाएगा। समीना, इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन अनाउंस होंगे या इलेक्शन होंगे, उनका बिगल बजेगा। उन्होंने मुबहिम सी बात की है। लेकिन बात ये है कि एक चीज़ को आप समझे, जो भट्टी साहब ने फिर आपको एक खबर दे दी है कि नवंबर में स्वेटर पूरे हो गए हैं, नवंबर वाली चीज़ें कुछ सेटल हो गई। इस बात पे आपकी सियासत बड़ा डिपेंड करती है। लिहाजा अगर वो चीज़ें सेटल हो गई हैं तो आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद बजाते खुद ये कह के आए थे कि अक्टूबर से पहले हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। लिहाजा ये तो एक बात तय है कि बात उससे आगे ही जाएगी। और लेकिन इमरान साहब, शेख रशीद साहब बड़े बाखबर होते हैं, वो कह रहे हैं कि अब तो जरदारी साहब भी मान गए कि ठीक है इलेक्शन हम जल्दी करवा लेते हैं। वो तो कह रहे हैं कि दुबई में जो क्वारंटीन में है वो भी मान गए हैं। तो फिर इससे तो लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं अब वैसे ये भी एक खबर है, आप लोग उस पर बेहतर वो कर सकते हैं कि अगर PMLN ये डिमांड रख रही है कि नवाज शरीफ साहब को वापस आने दिया जाए या मरीम साहिबा की डिस्क्वालिफिकेशन खत्म की जाए, तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि हर कोई भट्टी साहब अपनी शर्तें लेके मेज पर आ गया, जिसकी जो मानी जाए उसके हिसाब से फिर डेट तय कर ली जाए? मैंने यही अर्ज किया था, एक ख्वाहिश है, एक जिद है, अना है कि मैं इसकी नहीं मानूंगा, एक आइन है। नवाज शरीफ एक सजा याफ्ता मुल्ज़म है, अगर आते हैं आइनी और कानूनी तौर पे उन्हें गिरफ्तार होना पड़ेगा। अगर कोई पसे पर्दा जो मुलाकातों की र्यूमर्स भी आ रही है, वैसे तो 3 जहाज मेरी इतला के मुताबिक अरबों डॉलर लेके मुल्क से जा चुके हैं, उनके नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि कुछ रकम लाहौर से भी गई है। अच्छा, किधर? ये बैरून मुल्क जाएगी, गंजी ने धोना की इधर पहले ही डॉलर नहीं है भट्टी साहब, ऊपर से आप और ऐसी खबरें सुना रहे हैं। हम परेशान हो रहे हैं। मेरी एक गुजारिश ये है कि मैं आपको, मेरे ख्याल में इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। चीफ इलेक्शन कमीशन साहब फरमाते हैं मैं रिजाइन क्यों दूं, वाई गो के इमरान खान साहब के खदशात ठीक हैं, लेकिन मुझे बज़ाहिर अगर इमरान खान साहब की कोई डील हो गई है किसी के साथ, और क्या आसफ अली जरदारी इमरान खान की बात मान जाएंगे? उन्हें आपको याद होगा परवेज़ इलाही के इलेक्शन में उन्होंने कहा था मेरी इमरान खान से ज़ाती दुश्मनी है। गो कि उन्हें यह कहना मुनासिब नहीं होता। सियासतदान का ज़ाती इख्तलाफ हो सकता है, दुश्मनी नहीं होती। दुश्मनी दुश्मन मुल्क से करो यार। लेकिन इमरान खान साहब ने आज तमाम तंजीमों से मिला, कहा कि हम, लेकिन इमरान खान साहब की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। वो चीफ सेक्रेटरी को याद है 25 मई को जब बड़े हंगामे हुए थे, उन्होंने कहा था एक एक बंदे को नहीं छोड़ूंगा, एक एक बंदे को सबसे बदले लूंगा। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी को एक सेक्रेटरी ने नहीं बदलने दिया। अच्छा इमरान साहब, मैं माफी चाहता हूं, आपने सुनी तो नहीं? मौजूदा चीफ सेक्रेटरी को एक सेक्रेटरी ने नहीं बदलने दिया। इधर अख्तियार नजर कोई आता है, पीछे रिमोट कहीं होता है। अच्छा भट्टी साहब, लेकिन ये जरदारी साहब वाली बात ठीक है। अच्छा मैं बताता हूँ, उधर भी आता हूँ। भट्टी साहब ने जो बात ब्यूरोक्रेसी की छेड़ दी है ना, अब देखिए, ये तो उनका फेवरेट टॉपिक अब मामला समझे। परवेज इलाही साहब ब्यूरोक्रेसी को अपने स्टाइल से चलाना चाहते हैं। उनका एक अपना अंदाज है, उनका एक अपना रख रखाव है, अपना ताल्लुक है। ब्यूरोक्रेसी में उनकी जड़ें काफ़ी मजबूत और गहरी हैं, जबकि इमरान खान साहब PTI के लोग उसको अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। ये मामला भी बड़ा यहाँ पंजाब में आप देखेंगे कि फ्यूचर में इसको देखना होगा। जिस चीफ सेक्रेटरी के हवाले से इन्होंने जो बात की है कि एक सेक्रेटरी जो हैं पिछली हुकूमत के साथ भी वही सेक्रेटरी साहब जो हैं उनकी वजह से ही सुना है कि चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ पे रुके रहे। उन्हीं सेक्रेटरी साहब ने बड़े अहम पोस्ट पे हैं, वो बड़े अहम महकमे के सेक्रेटरी हैं, बल्कि सबसे अहम महकमे के। मुझे नहीं पता, मैंने उन्हीं की वजह से फिर सुना है कि ये मामला इसी तरह से रुक गए। हालांकि पहले जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद कहा था कि मुझे सरेंडर कर दें, मुझे इन्होंने जाके हमजा शहबाज साहब से कहा था जब वो चीफ मिनिस्टर थे कि मुझे आप वापस भिजवा दें। लेकिन फिर ये मामला इन्होंने, उस सेक्रेटरी ने ये मामला सेटल करवा दिए। नहीं तो मौजूदा ब्यूरोक्रेसी जो है वो परवेज इलाही साहब के साथ कंफर्टेबली काम कर लेगी। ब्यूरोक्रेसी हर एक के साथ कंफर्टेबल हो जाती है। देखिए उन्होंने भी तो, PTI वाले तो रोते ही रहे हैं बेचारे। नहीं, क्यों रोते रहे हैं? इन्होंने अपनी मर्जी तबादले करते रहे तो जाहिर है कंफर्टेबल नहीं थे तो करते रहे। नहीं, ये उनसे काम लेना नहीं आता था ना। यही चले सवाल को यूं करने, परवेज इलाही साहब इन्हीं से काम ले लेंगे, इनसे काम ले लेंगे। अब दूसरी बात,
जो आपने जरदारी साहब की बात की, नून लीग क्या मांग रही है? नून लीग कहती है जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें। अब उस लेवल प्लेइंग फील्ड में मेन क्या है? हमारे वाकफा ने आलिए कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड में जो लंदन कैंप है नून लीग का, उनके दो बड़े बुनियादी मुतालबात हैं। एक मुतालबा ये है कि मरियम नवाज साहिबा का पासपोर्ट जो है वो जारी किया जाए, और वो पासपोर्ट हो जिसकी वजह से वो जाके अपने वालिद मोहतरम के पास भी जा सके, उनकी इयादत भी कर सके, वहाँ उनसे मुलाकात वो कोर्ट भी ने कर जब्त सके। किया हुआ अभी तक उनके पास, सही है। कोर्ट यहाँ लोगों को सजा इसकी हुई इद्दत होती कर है। सके। अच्छा सुन लें, मेरी गुजारिश तो सुन लेना, नहीं, इद्दत किसकी? मेरी गुजारिश सुने भट्टी साहब, इयादत है, भट्टी इयादत। साहब, भट्टी साहब, अच्छा भट्टी साहब, उनके वाला सब बीमार अच्छा है। मेरी गुजारिश तो सुन लेना। नवाज शरीफ सब बीमार अच्छा है। मेरी बात बहुत तो सुने। दुख हुआ, अल्लाह उनको सेहत दे, आमीन। अल्लाह सेहत कामला दे। अच्छा गुजारिश इतने तो सुने। हसीन वज़ीर आज़म 4 दफा रहे, अपनी पार्टी को तनख्वाह छोड़ के चले जाते। अच्छा। देखिए, किसी के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए भट्टी आसानियां साहब जब वो करेगा। पहले छोड़ के गए थे तो वापस आ गए थे। अच्छा सुन तो ले, जब वो जेल में थे तो चले गए थे। गुजारिश ये है भाई कि जी, यहाँ इस हो मुल्क जेल में सकता थे तो है चले गए दिसंबर थे। में किसी और ने भी जाना हो, इस मुल्क में आना जाना लगा रहता है। मैं आपकी यही बात का जवाब दे रहा हूँ कि यहाँ पे अदालतों में मामला जो होते हैं, आपने कहा ना कोर्ट के हुक्म से वो रुका है, तो कोर्ट के हुक्म से वो फैसले बदल भी जाते हैं, यानी कि अभी उसमें तो चीजें मजे भी की हो बात ये जाती थी हैं। कि कोई बेंच ही नहीं तैयार हो हाँ रहा जी। था वो पिटीशन सुनने के लिए हो जाएगा। पासपोर्ट की जब वापसी के मामला लिए। हल होना होता है तो बेंच भी हो जाती हैं फैसले, क्योंकि हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतें हमेशा मेरिट पे फैसला करती हैं। पता नहीं आप लोग ये भूल क्यों जाते हैं? आप ये समझ यार कि यहाँ सिफारिश की अदालत के फैसलों का मैरिज से क्या ताल्लुक? मेरिट। अच्छा मैं सॉरी यार, यार इन्होंने मुझे कंफ्यूज कर दिया, मुझे दरगुदर कर दे। मैंने कहा स्लिप ऑफ टंग के साथ साथ स्लिप ऑफ ईयर भी हो सकता है। हमारी जो मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं वो मेरिट पे फैसला करेंगी। मेरिट पे बनता हुआ तो मरियम नवाज साहबा को पासपोर्ट भी मिल जाएगा, और फिर मेरिट पे ही अगर बनता हुआ तो मियां नवाज शरीफ साहब को वापस आने की इजाजत भी देखिए, मिल इस पे जाएगी। मैं एतराज हूं। वो एक इश्तिहारी है, सजा याफ्ता। आइन कानून ये कहता है वो आके सिलेंडर करें, जेल में जाएं, फिर बेल हो। यार हिफाजती बेल भी तो हो जाती है ना। वो वैसे ही हिफाजत में उधर ज्यादा है। साहब भी तो आए थे। पाकिस्तान में गैर महफूज है तो कितने 22 लोग? करोड़ अवाम है, ये चंद खानदान महफूज हैं, इनकी हिफाजत ही है सारी। हिफाजती बेल भी हो जाती है, आप ये क्यों भूल जाते हैं? हिफाजती बेल मेल मिलाप से हो सकती है। इसका मतलब है कानूनन इन नहीं सब हो चीजों पे अभी बारगेनिंग चल रही है और हर पार्टी अपने अपने तौर पे बारगेन कर रही है। जनाब ये कुछ लो और कुछ दो जो है ना, वो इन्हीं सारी चीजों पे तय हो रहा है। इमरान खान साहब के अपने मुतालबात हैं, ठीक है, आसिफ अली जरदारी साहब के अपने मुतालबात हैं, और मुस्लिम लीग नून के अपने मुतालबात हैं। अब देखना ये कि कौन कितनी बात मनवाने में कामयाब होता है, और ये सब कुछ इलेक्शन से पहले तय हो जाएगा। बिल्कुल सब कुछ तय हो जाएगा। परवेज इलाही साहब की भी बात की इमरान साहब ने। भट्टी साहब, परवेज इलाही साहब परवेज इलाही हैं या वो फिर इमरान खान साहब के चीफ मिनिस्टर के तौर पे काम करेंगे? देखिए, परवेज इलाही एक ज़ीरक सियासतदान है, इसमें दो राय कोई नहीं। मेरी अपनी असेसमेंट थी कि वो उस्मान बुज़दार साबित नहीं होंगे, अच्छा। लेकिन आज एक तस्वीर ने मुझे थोड़ा सा झंझोड़ा है। आगे अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन परवेज इलाही अगर 1 साल रह जाते हैं तो इमरान खान का इससे बड़ा फ़ायदा कोई नहीं है। वो नून लीग को वीक कर जाएंगे। अगर परवेज इलाही को काम करने दिया, अगर सिर्फ सामने बिठाया गया और इमरान खान वज़ीर आला रहे, तो फिर शायद वो डिलीवर ना कर पाए। अच्छा, फ्री हैंड दें उन्हें? फ्री हैंड दे, उनमें इतनी अहलियत है, वो ब्यूरोक्रेसी से काम लेना जानते हैं, वो सियासतदानों से डील करना जानते हैं, वो सियासतदानों से बात करना जानते हैं। उस्मान बुज़दार साहब को कहें एक तकरीर करके दिखा दें मुझे, किसी एक रूठे हुए बंदे को मना के दिखा दें। अब आप इलेक्शन 20 हलकों में इलेक्शन थे, इतने मुश्किल टास्क दे। नहीं इमरान 20 हलकों में इलेक्शन थे ना पंजाब हाँ, के, कहीं नजर नहीं आए कहीं उस्मान इमरान साहब आपने उनकी तकरीर सुनी हो? मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं स्टेज नहीं, एक आध दफा थे डेरा गाजी खान के पास, जब वो था उसमें थे लेकिन जलसे में। उन्होंने उस तरह से तकरीर वो की। चाइना के तकरीर उस्मान नहीं। बुज़दार थे, आपने सही नहीं देखा। अच्छा, मैं भट्टी साहब की इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज इलाही साहब को स्पेस दी, उन्हें खुल के खेलने का मौका दिया, तो परवेज इलाही डिलीवर करेंगे। उनमें इतनी अहलियत और काबिलियत है कि वो मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात लेकिन वो फिर पैदा कर इमरान सकते खान हैं। साहब के नैरेटिव को तो नुकसान पहुंचेगा ना, कि कहाँ आप इस सिस्टम को ना मानने की रट लगाए हुए थे, कहाँ आप उसके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम करके और बस पंजाब तक महदूद होकर सुकून से नहीं तो बैठ गए। इमरान खान साहब का तो अपना नारा है कि यू टर्न तो अच्छी बात होती है, वो यू टर्न ले लेंगे।
नहीं आप वो क्यों तो ले जिक्र लेंगे, कर लेकिन रही मैं हैं? ये कह रही हूँ कि सियासी तौर पर फायदा नहीं, होगा या नुकसान होगा इस इमरान चीज का? खान टेम्पो जो इतना बनाया इमरान हुआ खान है। साहब किस्मत के धनी हैं। उनकी इस वक्त ये फिजा बनी हुई है कि वो जो कह देते हैं ना, उनके जो फॉलोअर्स है वो कहते हैं सब बकवास कर रहे हैं, यही ठीक है, लिहाजा वो ये भी कह देंगे ना कि जी आप वो गलत। इमरान खान की बात नहीं, कुछ लोग इमरान खान सब सारे सियासतदानों में कंपैरेटिवली बेहतर है, लेकिन वो इतनी खूबसूरती से, इतनी ढिठाई से झूठ बोलते हैं कि सच बोलने वाला कहता है मैं गलत हूँ। मैं आपको ये ईमानदारी से, मैंने जिंदगी में ये सीखा है कुछ लोगों से। अच्छा चले जी ब्रेक तो ले लेते हैं। इमरान खान साहब का नारा वैसे भी रियासत मदीना हर बंदा अश्क रसूल है, कौन इसकी मुखालफत करेगा? फिर वो कहते हैं आप आज़ादी चाहोगे, कौन कहेगा मैं कैदी रहूं? नारे तो अच्छे होते हैं, जैसे दाग अच्छे होते हैं, सर्फ एक्सल के साथ मिट जाते हैं। नहीं लेकिन भट्टी साहब नारे तो बड़े अच्छे होते हैं दागों की तरह, लेकिन किसी नारे पे अमल भी हो जाना चाहिए। यार वो सिर्फ सियासत में वो तो अमल फिर का बस नहीं था। किताबी देखिए, बात है। इक़्तिदार जरूरी है, पागल है साहब। अगर बात ही पूरी करनी होती तो फिर वो तो मोमिन की सबसे बड़ी निशानी है, जब बोलता है सच बोलता है, जो वादा दो वादा नहीं और वो तोड़ता, हमें नजर नहीं आता इमानत है। दो तो खयानत नहीं करता। तो बिल्कुल ये सही। चीजें काफी हैं आपके माजी के। चलिए और आप हमारे दोनों का इस माजी बात पे तो इत्तेफाक है कि फौरी इलेक्शन आप लोगों को भी नहीं नजर आ रहे, लेकिन लेकिन इमरान का दावा है, देखिए हमारा दोनों का ख्याल है, हाँ जी। हम क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, हम खबर देते हैं। नहीं, मैं तो आज आप लोगों की राय लूंगी ना। मैं इमरान खान साहब के दावे तो हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन देखिए जनाब बनती है सूरत हाल आगे चल के। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो मजीद भी कुछ बात करेंगे कि क्या जो एक रेफरेंस दायर किया जा रहा है वो ममनुआ फंडिंग केस के ऊपर कोई उसका असर होगा, ये ममनुआ फंडिंग केस कितना खतरनाक होने जा रहा है, और कुछ बात करेंगे सैलाबी सूरत हाल के हवाले से भी। आप हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन। 8 साल से ममनुआ फंडिंग केस जो उर्फ आम में अब फॉरेन फंडिंग केस के नाम से मशहूर है चल रहा है, ज़ेर इल्तवा है। अब फैसला हो भी चुका है लेकिन महफूज है। लेकिन कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है, हुकूमत की जानिब से बहुत ज़्यादा ये मुतालबा किया जा रहा है कि ये फैसला जो महफूज है इसको सुनाया जाए, और दूसरी जानिब PTI जो है वो ये कह रही है कि सबका फैसला साथ सुनाया जाए। इस फैसले में कितना खतरा हो सकता है PTI के लिए, इमरान खान साहब के लिए, और फिर ये भी कि अब जो रेफरेंस दायर करने का फैसला किया PTI ने, क्या इसी फैसले पे असरअंदाज होने की कोशिश है? इसके हवाले से कुछ कानूनी निकात हैं जिन पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने। पहले उनकी कानूनी राय जानते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका जस्टिस साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जस्टिस साहब, सबसे पहले तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्तलिफ आइनी और कानूनी माहिरीन ममनुआ फंडिंग के हवाले से मुख्तलिफ राय दे रहे हैं कि मैक्सिमम ये हो सकता है कि पैसे जब्त हो जाएं या निशान चला जाए। आपकी क्या राय है इस बारे में? कितना खतरा है इसमें PTI के लिए? क्या मैक्सिमम हो सकता है? देखिए, जो कानून है इसके मुतालिक वो ये है कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स तो डोनेशन कर सकते हैं पार्टी को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई कंपनी डोनेशन करे या कोई फॉरेनर डोनेशन करे और कोई फॉरेन कंपनी डोनेशन करे तो उस सूरत में वो कानून के खिलाफ है। तो उससे अगर ऐसा होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ तो उसके साथ क्या हो सकता है, ये सवाल है जी। तो उसके लिए जो लॉ है वो ये है कि पहली बात तो ये कि जो पैसे गलत तरीके से आए हैं या कानून के खिलाफ आए हैं वो कॉन्फिस्केट हो जाते हैं, वो उनको वापस करने पड़ते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी जो चीज़ होती है वो ये कि फेडरल गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट, कोर्ट नहीं, फेडरल गवर्नमेंट जो है फिर वो एक प्रोसेस शुरू कर सकती है उसके बाद, जिसमें कि वो उस पार्टी को बैन कर दिया जाए। सही। वो प्रोसेस शुरू होगा, फिर वो प्रोसेस जो है उसका नॉर्मल जो तरीका है वो चलता रहेगा, और फिर वो अगर वो कामयाब हो जाता है तो फिर उसको बैन कर दिया जाता है। तो ये कानून है इसके लिए। और इसके लिए वो जो फेडरल गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करती है जस्टिस साहब? नहीं, फेडरल गवर्नमेंट का अपना ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, इससे कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक। अच्छा, ये भी फरमाइएगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई चीज़ साबित हो जाती है तो इमरान खान साहब की नाअहली भी हो सकती है, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, इमरान खान की नाअहली की तो बात नहीं यहाँ पे तो पार्टी की बात है। ये तो पार्टी का केस सामने है ना। अगर एक दफा वो पार्टी बैन हो जाए तो उसके बाद फिर कार्रवाई शुरू की जा सकती है, अलग कार्रवाई जिसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो फिर वो ये कह सकते हैं क्योंकि इस सब के जिम्मेदार वो कोई
इंडिविजुअल है, कोई पर्टिकुलर पर्सन है, तो उसके खिलाफ फिर आप इंडिविजुअल कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। सही। अच्छा जस्टिस साहब, आमतौर पे देखा गया है कि किसी पार्टी को अगर बैन कर भी दिया जाए तो वो नए नाम से दोबारा रजिस्टर हो जाती है और वही लोग नई पार्टी बना के उसी तरह से काम चला लेते हैं। तो क्या इस सूरत में ऐसा भी मुमकिन है, अगर ऐसा कुछ साबित हो जाए तो फिर कुछ नया भी किया जा सकता है? जी जी, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब उसके लिए कि अगर गवर्नमेंट ज़्यादा विजिलेंट है तो फिर उसके लिए वो ये कह सकती है कि ये वही पार्टी है, दूसरी शक्ल से आ रही है, दोबारा उसके खिलाफ कोई प्रोसेस शुरू कर सकती है, लेकिन वो तो अलग बात है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है हमेशा। अच्छा जस्टिस साहब, ये भी आपने खबर सुनी होगी कि पीटीआई अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके रिमूवल के लिए रेफरेंस दायर कर रही है, तो आपकी इसमें क्या आईनी और कानूनी राय है? क्या ये इस केस के फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश है और क्या इस तरीके से वाकई रिमूवल मुमकिन है अगर ये साबित कर देते हैं जानिबदारी उनकी? देखिए, बात यह है कि वैसे तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक ही तरीका है, वो ये जो मैं फॉरेन फंडिंग वाला जो केस है, इस तरीके से वो ख़त्म हो सकती है पार्टी। और जिस तरह का एटमॉस्फेयर अभी मुल्क में मौजूद है कॉन्फ्रंटेशन का, उसमें यकीनन अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है या इलेक्शन कमीशन ये फैसला कर देता है कि ये फॉरेन फंडिंग हुई है और गलत फंडिंग हुई है, तो यकीनन ये हुकूमत जो है, फेडरल हुकूमत जो है, वो यकीनन उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगी। जैसे साहब, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से पूछना चाह रही थी कि उनके अगेंस्ट जो राजा सिकंदर, अभी उसी पे मैं आ रहा हूँ, तो जब देखिए, तो इससे सबसे ज्यादा खतरा जो है ना, वो इससे है एटलीस्ट पीटीआई को। तो अगर उसको खतरा है तो अब पीटीआई क्या करे, उसके जो पहले से क्या क्या मेजर्स ले सकती है, क्या डैमेज कंट्रोल कर सकती है ताकि ये फैसला ना हो। तो उसमें तो एक ये हो सकता है कि वो ये जनरल ये पैदा करें, ये इम्प्रेशन दें कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो बायस्ड है, और अगर उसका फैसला इनके खिलाफ आ गया तो कह सकते हैं कि हमने तो हमेशा ये कहा था कि ये बायस्ड है। एक तो ये कह सकते हैं, दूसरी ये कि उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए उन्होंने एक ये रेफरेंस फाइल करने का कहा है, जो कि आर्टिकल 209 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, उसकी पोजीशन जो होती है वो एक जज के तौर पे होता है वो। तो जिस तरह से जज का रिमूवल जो होता है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कर सकती है और कोई नहीं कर सकता, उसी तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो हटा सकती है और कोई नहीं हटा सकता। और अच्छा जस्टिस साहब, जरा एक रहनुमाई फरमाएंगे, चीफ इलेक्शन कमीशन अगर इमरान खान साहब की जमात को पाबंदी लगाते हैं, वो खुद लगाएंगे या वफाकी हुकूमत में लगेंगे, तो इसका कितना टाइम फ्रेम हो सकता है? दूसरा, जैसे आपने फरमाया कि चीफ इलेक्शन कमीशन जज साहब के और जुडिशियल काउंसिल में है, तो उसमें टाइम कितना लग सकता है? उसमें तो जो नॉर्मल हियरिंग होती है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, तो आपको पता है जजेस की हियरिंग जो होती है, अभी जो हुआ था इस्लामाबाद के जज की, कितने अरसे तक चला था वो मामला, उसमें तो 2-3 महीने 4 महीने जितना भी लग जाए, उसमें सबूत लेके आना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि ये किस वजह से वो चाहते हैं कि उनको हटाया जाए, वो लेके आना पड़ेगा सबूत। वो सबूत लेके आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, अलग बात है, लेकिन इसमें टाइम तो लगेगा, 2-3 महीने तो लग जाएंगे, लेकिन प्रोसेस तो शुरू हो जाएगा, और उसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टी को तो नुकसान तो यकीनन होगा अगर उसके खिलाफ प्रोसेस शुरू हो गया कि वो उसको बैन किया जाएगा। सही। कोई और सवाल करना है इमरान साहब आपको? हाँ जी, मैं जस्टिस साहब ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर जुल्करनैन है, उनके खिलाफ अभी पंजाब असम्बली से भी इन्होंने करारदाद मंजूर करवाई है और केपी से भी करवाने जा रहे हैं। तो क्या आइन और कानून में, जैसे कि वो आप बता रहे थे कि उनकी एक जज की सी हैसियत है, तो असम्बली में इस तरह से करारदाद मंजूर करवाई जा सकती है? अब देखिए, असेंबली में तो आजकल हर काम हो रहा होता है, तो उसको आप नहीं रोक सकते। अगर असेंबली कोई रेजोल्यूशन पास करना चाहती है बाय मेजॉरिटी, तो आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन असेंबली में जो रेजोल्यूशन पास हुई है उसका पॉलिटिकल शायद एडवांटेज हो, लेकिन उसका एक्चुअली कानूनी तौर पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, तो रेजोल्यूशन पास होती रहती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जस्टिस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच आपकी राय के लिए। और नाज़रीन, राय आपने सुनी, और इसका जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उस पर ज़रूर कमेंट लूँगी मैं भट्टी साहब से भी, इमरान साहब से भी। भट्टी साहब, आपको लगता है ये बैन कर देने से ख़त्म हो जाती हैं पार्टियाँ? देखिए, नंबर एक तो इस वक्त
इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, जैसे दीगर सच कहते हैं, इनको अपनी अपनी मर्जी का सच नज़र आता है। आजकल हर जमात समझती है जैसे उसका रहनुमा और वर्कर उसे डिफेंड करता है ना, साफ़ी भी वो काम करे। लेकिन ये भी कड़वा सच है, इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है। ये पाबंदी लगाना आसान नहीं होगा किसी भी कीमत पे। जुल्फ़कार अली भट्टो को आपने फांसी दे दी, पीपल्स पार्टी ख़त्म नहीं हुई। नवाज शरीफ 2 दफ़ा मुल्क से भाग गए, नून लीग ख़त्म नहीं हुई। हाँ, लेकिन अगर फॉरेन फंडिंग का फैसला आता है, मैंने इसलिए जस्टिस साहब से अर्ज़ किया था कि क्या वो इतना ट्रेवर कितना लगेगा। आज इलेक्शन कमीशन उन्हें ना हुकूमत के पास भेजता है, वो कितने दिनों में कर सकते हैं, और क्या उसकी अपील हाई कोर्ट में होगी या सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इस तरह इमरान खान को ये ख़त्म नहीं कर सकते, उसकी मकबूलियत को। सिर्फ मेरा ख्याल है आपस से इत्तेहादी जमातें सब मिलकर ये 2 ज़िमनी इलेक्शन में जिस तरह उन्हें शिकस्त हुई है, तो वो समझते हैं कि इमरान खान को सवाए एक के इलेक्शन कमीशन से नहल कराया जाए, अदरवाइज ये इमरान खान का इलेक्शन में मुकाबला बाजू नज़र में नहीं कर सकते। सियासी तौर पे नहीं कर सकते, तो फिर टेक्निकल ग्राउंड्स के लिए जा रहे हैं। लेकिन इमरान साहब, एक तो इस पर भी आप राय दीजिएगा कि क्या ये आपको हल नज़र आ रहा है, और दूसरा ये कि जो रेफरेंस लेके जा रहे हैं, अगर इमरान खान साहब को ये करना ही था तो बहुत पहले क्यों ना किया, क्योंकि इसमें तो जैसे भट्टी साहब ने भी सवाल किया, इतना टाइम लग जाएगा, कब इलेक्शन कमीशन बदलेगा और कब इंतखाबात होंगे। देखिए, बात सीधी सी है समीना, जो भट्टी साहब ने बात की है ना, वो पहले उस पर बात कर लेते हैं। ये होगा क्या, आप अगर मिसाल के तौर पे तहरीके इंसाफ पे बैन लगा देते हैं तो क्या वोट बैंक तो इमरान खान का है। और एक इमरान खान, मैं पहले भी कई दफ़ा इस प्रोग्राम में आपसे बात कर चुका हूँ कि वो एक सियासी हकीकत है, आप उनको इग्नोर नहीं पाकिस्तानी सियासत में कर सकते। वो इस वक्त भट्टी साहब ने जैसे कहा, इस वक्त वो मकबूल तरीन एक लीडर है, एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, इस वक्त कौम के बेशुमार लोग उनके पीछे। अब अगर इस पोजीशन में आप उनकी पार्टी को बैन करते हैं, तो वो अगर ये कहेंगे ना, अच्छा ये मग नहीं, ये गिलास मेरी पार्टी है, तो उनका वोटर सपोर्टर उस गिलास की तरफ चला जाएगा। ठीक। आप कहते हैं जी तहरीके इंसाफ का निशान बल्ला नहीं है, हॉकी है, तो लोग उनका वोटर सपोर्टर हॉकी की तरफ चला जाएगा। अगर इमरान खान नाअहल होते हैं तो पीटीआई कमज़ोर होती है, पार्टी बैन होने से इमरान खान कमज़ोर नहीं होते, ये मेरी राय है। ठीक। दूसरी बात ये है कि जो रेफरेंस वाला आपने सवाल किया, देखिए पीटीआई की मेरे नज़दीक एक पॉलिसी है। वो क्या पॉलिसी है, वो शुरू से आप देख लें, कोई स्कैंडल आए, कोई चीज़ आए, वो भट्टी साहब जैसे कह रहे थे ना कि वो ऐसा इशू खड़ा कर देते हैं, झूठ इतनी ज़ोर से बोलो कि लोग उससे सच समझना शुरू कर दें। उन्हें अगर ये पता ये जरूरी भी तो नहीं हमेशा झूठी हो। तरीके इंसाफ से रिलेटेड नहीं कहा, मैंने कुछ लोग मैंने देखे हैं जिंदगी में, और मैं उनका विटनेस नहीं सर, मेरे भी मैंने मैं तो देखो सच पूरा नहीं बोल रहा, साथ ये भी तस्लीम कर बट सब बड़ी टेक्निकल गेम खेल रहे हैं। मैंने कब ये कहा कि इन्होंने पीटीआई का कहा है, मैंने तो कहा जैसे ही इन्होंने कहा, तो उसी हिकमत अमली पे अमल करते हुए वो देखेंगे प्रीएम्प्टिव मेजर्स हैं ये, वो फोरग्राउंड बना लो। वो इतना उसको मुतनाज़े बनाना चाहते हैं कि राजा सिकंदर जुल्करनैन साहब, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो, या चीफ जो इलेक्शन कमीशन है, वो अगर ये फैसला देते हैं कि जी ये इस तरह से फंडिंग में सारा कुछ साबित भी हो जाए, जेन्युइन साबित भी हो जाए, तो उनका वोटर सपोर्टर जो है उसको इससे फर्क ना पड़े, वो कि ये तो है ही बाइस्ड, ये तो फैसले इनके खिलाफ ही आना था। ये तो ये प्रीएम्प्टिव जो मेजर्स होते हैं, ये वैसे अच्छी पॉलिसी है। वो कोई वीडियो आई नहीं होती, वो पहले शोर मचा देते हैं आने वाली। मैं ही चाह रहा हूँ, अगर ये वो क्लियर कर देते हैं तो बिल्कुल बात ही खत्म। अगर वो बैन लगा देते हैं तो फिर इमरान खान को ये 4-6 हफ्ते में इलेक्शन इस दूसरे प्रोसीजर में, मैं वही तो कह रही हूं, वो तो लंबा ही काम है। मेरी दोनों रिक्वेस्टों का मतलब ये था, फिर तो एक बड़ा टाइम 8-10 महीने तो इसमें आराम से लग जाएंगे। कब वो रिमूव होंगे, कब नया बनेगा, कब इलेक्शन होंगे, चोरी छुपे मुलाकात नहीं हो रही। वो के नवंबर का फैसला हो चुका है, चलिए नवंबर को एक तरफ कर भी देंगे। भट्टी साहब, जो आप फरमा रहे हैं ना कि नवंबर का फैसला हो चुका है, असल में उसी फैसले होने के बाद ही तो चोरी छुपे लुकरमीटी शुरू हुई है। असल तो बात ही वहां से ये शुरू हुई है। मेरी सबमिशन है कि अगर पाबंदी अगर क्लियर हो जाती है, पीटीआई इलेक्शन में बाइज्जत क्लियर कर देता है, फिर तो कोई मैटर ही नहीं। पाबंदी लगती है या ये जुडिशल कमीशन में जाते हैं, तो ये फौरी तौर पर फिर इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? इन ये दोनों तो टाइम टेकिंग लग रहा है, कंफ्यूजन है इस पॉलिसी में। नहीं है, मामला क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इलेक्शन जल्दी हो ही नहीं रहे। हम तो पहले इस सूरत हाल को डिस्कस करने से पहले ही हम दोनों इस बात पे तो यार मदीने की रियासत के दावेदार दावा कर रहे हैं, खुदा का खौफ करो।
आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के पास समीना एक साहब गए, उसमें दुनिया जहाँ की हर खराबी थी, बुराई थी, तो उसने कहा अल्लाह के प्यारे महबूब, मैं आपके लिए एक बुराई छोड़ सकता हूँ। तो आपने फरमाया झूठ छोड़ दो। तो सहाबा कराम साथ थे, उन्होंने कहा इसने इतना तस्लीम किया, उन्होंने कहा झूठ छोड़ देगा तो सारा छोड़ देगा। तो कुछ लोगों को वो मिसाल आपने सुनी है ना, काले कपड़े पहने झूठ बोले कवा काटे, काले कवे थे डरियो। कुछ लोगों को काला कवा काटता है, वो मर जाता है, इन लोगों को कुछ नहीं होता। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं नाजरीन। तो खास तौर करेंगे कुछ सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा तबाही है, जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं, सिंध और कुछ हिस्सा केपी का भी मुतासर है। क्या वजह है कि हमें उस हवाले से उतनी संजीदगी नज़र नहीं आ रही कि लोग वहाँ पर पहुँचें और मुतासरीन की मदद करें, जबकि जो बाकी चालबाजियाँ उसमें सारे ही पेश हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं जो हम देख रहे हैं इस वक्त बलूचिस्तान में, जहाँ पर पता नहीं सैकड़ों एकड़ अराजी है जो इस वक्त ज़ेरे आब है और सैलाब की सूरत हाल है। वहाँ पर बेयारो मददगार हैं लोग, खाने पीने को नहीं है और लाशें हैं कि ऐसे बिल्कुल तैरती नज़र आ रही हैं। और दूसरी जानिब ये सूरत हाल बलूचिस्तान ही की नहीं बल्कि जनूबी पंजाब के कुछ अजला भी मुतासर हैं, सिंध और केपी में भी। तो आप कह सकते हैं कि मुल्क के ज़्यादातर जो हिस्से हैं वो मुतासर हो रहे हैं। क्या एक्टिविटीज़ हैं हुकूमत की, इस हवाले से इस पर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। बलूचिस्तान से मैं बात शुरू करूंगी। रशीद बलोच साहब हमारे ब्यूरो चीफ कोयटा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पहले ज़रा सूरत हाल भी जानते हैं, अपडेट लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बात बनाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका रशीद बलोच। और पहले तो ये बताइए कौन कौन से इलाके बलूचिस्तान के हैं, कितना नुकसान का तखमीना लगाया जा चुका है, कितना जानी नुकसान हो चुका है और गवर्नमेंट क्या वहाँ पर करती नज़र आ रही है? देखें, अब तक का जो ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आया है पीडीएमए की जानिब से, वो कहते हैं कि कोई 2.5 लाख के करीब एकड़ जो फसलें हैं वो तबाह हुई हैं, 6,000 के करीब घर तबाह हुई हैं। इसके अलावा बहुत से नुकसान हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर 6,500 किलोमीटर के जो है रोड जो है वो टूट फूट का शिकार हुए हैं। 8 से 9 डैम टूट गई हैं और इसी तरह जो पुल हैं, राबिता जो पुल हैं वो भी टूट चुकी हैं। तो इन तमाम सूरत हाल को अगर देखें, फिगर अपनी जगह देखें, ये सरकारी जो फिगर हैं वो हमें बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जब हम जाते हैं कहीं ऐसे जगह हैं जहां पे अब तक हुकूमत पहुंच ही नहीं सकी है, वहां पे रेस्क्यू उसके बाद इमदाद ये चीजें अब तक हुई नहीं है। जैसे मैं आपको रिले अवारण की बात करूं, वो होम डिस्ट्रिक्ट है वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब का, तो वहाँ पे आज जब हमने राबिता किया तो मैं आपको ये भी बता दूं 10 से 12 दिन के बाद आज पहली बार जो है उनका मोबाइल नेटवर्क बहाल हुआ है। आज थोड़ा बहुत उनसे राबिता हो सकता है। वो कहते हैं कि जी अब यहाँ पे हमारे पास पैसे जेब में है लेकिन दुकानों में राशन नहीं है और इमदाद तो रशीद आपकी आवाज़ नहीं अब ठीक तौर पे पहुंच रही, लेकिन ये ज़रा बताइएगा कि आपको यहाँ पे सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत कोई रिलीफ एक्टिविटीज़ करती नज़र आ रही है? पाक फ़ौज के जवान कुछ ज़रूर पहुँचे हैं यहाँ पर, वो हमने देखा है कि एक्टिविटीज़ कर रहे थे, लेकिन हुकूमत की कोई आपको यहाँ पे प्रेजेंस नज़र आ रही है? नहीं है शायद हमारे साथ राब्ता उनका। दोबारा बात करते हैं, कोशिश करने की उनसे। लेकिन इमरान साहब इस पे ये बलूचिस्तान कब तक ऐसे रहे? समीना, यही तो अलमिया है हमारे हुक्मरानों ने देखे कभी भी उस तरह से कोशिश नहीं की। इसमें कोई शक नहीं कि ये नागहानी आफत है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में नुकसान हो रहे हैं। दुबई जैसे मुल्क में देखें क्या पोजीशन हुई, कैसे हुआ। यहाँ पे जुलाई में सरकारी दादोशुमार के मुताबिक सिर्फ जुलाई में पिछले साल की निस्बत 3 गुना ज़्यादा बारिशें हुई हैं। पिछले साल जुलाई में 50 मिलीमीटर तकरीबन बारिश हुई थी और इस साल 150 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मामला ये है कि इसमें नागहानी सूरत तो देख ली कर ली, लेकिन महज़ब ममालिक में आप देखें कि इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए पहले से चीज़ें की होती हैं। एक तो ये कि वहाँ पे एक इंसानी जान दे कि इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता हो जाए, चीज़ें जो तबाह होती हैं हो जाए, सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान में
इस तबाही में 419 अब तक लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। 419 लोग, जिसमें 74 खवातीन, 168 बच्चे और 177 मर्द शामिल हैं। अब आप एक जान जो है ना उसकी कीमत नहीं कर सकते, तो 419 की बात कहाँ से करेंगे। अलमिया तो ये है, हुकूमतें अपनी सियासत में, सियासी जमातें अपनी सियासत में लगी हैं। बलूचिस्तान में देखें पिछले 4 महीने में कितनी हुकूमतें टूटी, कितनी बनी। रशीद बलोच फिर से हमारे साथ हैं, मैं उनसे शॉर्ट कमेंट लूं, फिर भट्टी साहब का भी कमेंट लेती हूँ इस पे। रशीद बलोच, थोड़ा सा मेरे पास टाइम बचा है, मुझे जरा ये बता दें कि हुकूमत की कोई तरजीह नजर आ रही है कि इन लोगों तक पहुंचा जाए, कोई इन्हें रिलीफ फ्राहम किया जाए? देखिए, अब तक की जो इतलात हमारे पास हैं, जहाँ जहाँ हमने राबता किया है, वहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि हुकूमती जो रिलीफ जो ऑपरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा उन इलाकों तक है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वो मुतासर हुए हैं, जैसे कि लसबेला और जलमक्सी। इन तक तो वज़ीर आज़म साहब भी पहुँच गए हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब भी पहुँच गए हैं, लेकिन इसके अलावा जो दूर दराज के इलाके हैं, जैसे अवारान है, माशकेल है, मकुरान के इलाके हैं, वहाँ पे अभी तक रिलीफ ही नहीं पहुँची है। यूँ आप कह सकते हैं कि पूरे बलूचिस्तान जो है इस वक्त आफतज़दा है। उसमें 10% आप यूँ समझें कि उनमें रिलीफ और इमदादी सामान पहुंच चुका है। इसके अलावा कहीं पे कोई रिलीफ नहीं है। लेकिन एक चीज़ देखिए, मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपके बलूचिस्तान के अवामी नुमाइंदे हैं, कोई भी अपने हल्के इंतखाब में कहीं हमें नजर नहीं आया। अगर वो और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम लोगों के बीच में रहते, उनकी थोड़ी बहुत हौसला हमदर्दी तो कर सकते थे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रशीद बलोच। कोयटा में 6 MPs हैं, कोयटा की बात कर रहा हूँ, जो दारुल हुकूमत है बलूचिस्तान का। 6 MPs हैं, 2 MNAs हैं, 4 सेनेटर्स हैं। जब नहीं, वो सिर्फ वोट लेने के वक्त नजर आएंगे। रशीद बलोच, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। भट्टी साहब, ये सूरत आपने सुन ली है, क्या कहेंगे आप? ये ऐसे ही चलना है? बड़े ही तकलीफ दे मनाजर हैं। एक तो बलूचिस्तान को उनके सरदारों ने तबाह किया, दूर दूर तक उधर कोई सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है, हस्पताल नहीं है। ये आफत आनी थी, इमरान साहब से मैं इत्तेफाक करता हूं, लेकिन अगर किसी अमीर का महल उधर उजड़ा, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत हो। इमरान खान साहब आज कह रहे हैं इलेक्शन हो रहे हैं, नवाज शरीफ लंदन से बयान दे रहे हैं, और खुदा के वास्ते आप इलेक्शन पे अरबों रुपए लगाते हो। सारी जमातें कहें कि बलूचिस्तान के हर घर में हमने राशन पहुंचाना है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, हमारे भाई हैं। बिल्कुल सही। तो किसी एक बात में कभी अवाम के लिए भी एक पेज पे आ जाओ। इलेक्शन गया बाढ़ में, कल करा लो, परसों करा लो। सारी सियासी जमातें बैठे और अपनी जमात को कहे जी इतने इतने अरबों रुपए फंड इकट्ठे करते हो, इलेक्शन पे लगाते हो, उधर बुनियादी सहूलतें तो दो। लेकिन जो हुकूमतें रही हैं वो बरीउल जिम्मा नहीं रह सकती ना। उधर जान के सरदार अपने घर महल बैरून मुल्क घर होंगे, कराची लाहौर में होगा, लेकिन अपने इलाके का महल आलीशान होगा जहाँ इटली का सामान होगा, सड़क नहीं बनाएंगी। इस मुल्क में गरीब और कमज़ोर आदमी के लिए कोई सहूलत नहीं है, नहायत अदब एहतराम से। लेकिन वही मैं बात करूँ कि हमेशा ही हम देखते हैं कि पहला सैलाब तो नहीं आया। हम इतने अरसे से इस फील्ड में हर वक्त ये खबरें दे रहे होते हैं कि जी ये सैलाब आ गया। कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी नजर नहीं आती ना इमरान साहब। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसलिए नहीं है, सुन ले बलूचिस्तान की पहले सुन ले। 90% जो उनके सरदार हैं और जो कौमी और सूबाई असम्बलियों के मेंबर होते हैं, उनके अपने कराची के डिफेंस में और इस्लामाबाद में घर हैं। वो वहाँ बलूचिस्तान में तो रहते ही नहीं। बलूचिस्तान में तो सिर्फ जाते हैं कभी कभार। हाँ जी, मामला ये है कि वहाँ पे वजीर आला जो हैं वो बलूचिस्तान में नहीं होते, वो इस्लामाबाद में बैठे होते हैं। मामला जब तक ये देखिए अवामी नुमाइंदे हकीकी तौर पे अवामी नुमाइंदों का किरदार अदा नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप बलूचिस्तान में क्या कहीं भी कोई बिल्कुल ठीक है। और फिर हम ये भी गिला करते हैं कि जी लोग महरूमी का शिकार हो रहे हैं तो वो क्यों अपनी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि इस वक्त पूरी कौम को, बिल्कुल ठीक, सिर्फ हुकूमत पे नहीं रहना चाहिए, पूरी कौम को सैलाब ज़दगान की मदद के लिए उठ खड़ा होना चाहिए और मैक्सिमम उनकी मदद करनी। बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब, आप हमारे शो में आज छुट्टी वाले दिन तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।